तो ईरान के खिलाफ क्या अमेरिका गद्दाफी वाला प्लान बना रहा है? क्या मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग पार्ट 2 होगा? क्या लीबिया की तरह ही ईरान भी अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा? क्योंकि जिस तरह से खबर आ रही है उससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और फिर से लोगों को साल 2003 का दौर याद आने लगा है। ईरान में ट्रंप के प्लान गद्दाफी का सच। ईरान पर अमेरिका लगातार दबाव बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका का मकसद केवल एक ही है, किसी तरह से ईरान के यूरेनियम को हासिल करना। अगर एक बार ईरान का यूरेनियम अमेरिका को मिल गया तो ईरान की आधी शक्ति वैसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या ट्रंप और अमेरिका इसमें कामयाब होंगे? क्योंकि इजराइल से लेकर अमेरिका तक एक ही प्लान कर रहे हैं, जैसा उन्होंने लीबिया में किया था। लीबिया के यूरेनियम को लेकर जो प्लान अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने बनाया था, ठीक वैसे ही प्लान अब ईरान के लिए भी बनाया जा रहा है। क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका का लीबिया मॉडल काम करेगा? सब बताएंगे। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर लीबिया में हुआ क्या था। दो 2003 वो साल जब लीबिया में के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने दुनिया को चौंकाते हुए घोषणा की कि वह अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को खत्म करेगा। गद्दाफी ने यह फैसला यूं ही नहीं लिया था, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का भारी दबाव। लीबिया पर इन देशों की तरफ से काफी तगड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू किए गए थे। इन प्रतिबंधों से राहत पाने के लिए, साथ ही ब्रिटेन अमेरिका से संबंध सुधारने के लिए गद्दाफी ने परमाणु और सामूहिक विनाश के हथियार यानी WMD कार्यक्रम को खत्म करने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। 19 अक्टूबर 2003 को जब गद्दाफी ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को समाप्त करने का फैसला किया तो उनकी प्रतिबद्धता को सत्यापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों की टीम और साथ ही IAEA के प्रतिनिधि लीबिया पहुंचे, जहां उनका दिल खोलकर स्वागत किया गया। लेकिन यहीं से गद्दाफी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लीबिया कई वर्षों से गुप्त रूप से यूरेनियम संवर्धित कार्यक्रम को चला रहा था। IAEA की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया ने 1980 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड और अन्य परमाणु सामग्री आयात की थी। ये वही पदार्थ है जिसका उपयोग परमाणु बम बनाने लायक उच्च संवर्धित यूरेनियम तैयार करने के लिए किया जाता है। अमेरिका को ये जानकारी तब मिली जब पाकिस्तान के वैज्ञानिक AQ खान के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ।
इसी नेटवर्क ने लीबिया को गैस, सेंट्रीफ्यूज, परमाणु डिजाइन और संवर्धन तकनीक उपलब्ध कराई थी। बाद में गद्दाफी सरकार ने अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में आके अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने का फैसला किया। – 2004 में अमेरिका, ब्रिटेन और IAEA की निगरानी में लीबिया के परमाणु उपकरणों और संवर्धित यूरेनियम को हटाने का अभियान शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार लंबी दूरी की मिसाइल, सेंट्रीफ्यूज उपकरणों और परमाणु सामग्री को जहाजों के जरिए अमेरिका भेजा गया ताकि उन्हें निष्क्रिय किए जा सके। 2009 में पूरी तरह से यूरेनियम को हटा लिया गया था। हालांकि एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि लीबिया से निकाला गया उच्च गुणवत्ता का संवर्धित यूरेनियम सीधे अमेरिका के पास स्थायी रूप से नहीं रखा गया। IAEA के अनुसार लगभग 13 किलोग्राम उच्च संवर्धित यूरेनियम को रूस वापस भेजा गया, क्योंकि वह मूल रूप से सोवियत संघ द्वारा लीबिया के रिसर्च रिएक्टर के लिए दिया गया था। अमेरिका ने इस ऑपरेशन के लिए आर्थिक और तकनीक सहायता दी थी। अमेरिका का मुख्य फोकस ये था कि लीबिया अपने परमाणु हथियारों को बनाने की क्षमता खो दे और परमाणु हथियारों से जुड़ी हुई कोई भी तकनीक आतंकियों के हाथ न लगे। उस वक्त इराक वॉर के बाद अमेरिका वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर बेहद सचेत था और जैसे ही लीबिया ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को छोड़ा, ये वाशिंगटन की उस वक्त की सबसे बड़ी जीत बन गई। लीबिया से यूरेनियम हटाने के बाद कई वर्षों तक IAEA लीबिया के परमाणु ठिकानों की निगरानी करता रहा। जाहिर है अमेरिका अपने मंसूबों में कामयाब रहा और फिर जो अमेरिका की मंशा थी वो पूरा करने के लिए चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया। में काम आसान किया अरब स्प्रिंग ने। क्या है अरब स्प्रिंग? – 2010-2011 के दौरान ट्यूनेशिया, मिस्र और कई अरब देशों में जनता तानाशाही सरकारों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। इसी लहर को अरब स्प्रिंग कहा गया। फरवरी 2011 में लीबिया के शहर बेगाजी में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। शुरुआत में लोग राजनीतिक कैदियों की रिहाई, भ्रष्टाचार खत्म करने और लोकतांत्रिक सुधारों की मांग कर रहे थे, लेकिन जल्द ही हालात हिंसक हो गए। गद्दाफी सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। रिपोर्टों के अनुसार सेना, टैंकों और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद आंदोलन विद्रोह में बदल गया। और कई सैन्य अधिकारी भी गद्दाफी का साथ छोड़कर विद्रोह में शामिल हो गए। जब लीबिया में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनने लगी, तब अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने दावा किया कि गद्दाफी की सेना नागरिकों पर अत्याचार कर रही है। खासकर बेगाजी शहर को लेकर यह कहा गया कि वहां बड़े पैमाने पर नरसंहार हो रहा है। इसी आधार पर संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में हस्तक्षेप की मांग उठी। सत्रह मार्च 2011 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत लीबिया के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित किया गया और साथ ही नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की अनुमति दी गई। उसके ठीक बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस सैन्य अभियान को शुरू कर दिया। 19 मार्च 2011 से नाटो देशों ने लीबिया में हवाई हमले शुरू किए।
अमेरिका ने शुरुआत में ऑपरेशन ओडिसी डॉन नामक अभियान चलाया। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने लीबिया के एयर डिफेंस प्रणाली, सैन्य ठिकानों और गद्दाफी समर्थन सेना पर मिसाइल और बम से हमले किए। बाद में नाटो ने पूरे अभियान की कमान संभाल ली। अमेरिका ने सीधे बड़े पैमाने पर जमीनी सेना नहीं भेजी, लेकिन उसने खुफिया जानकारी, ड्रोन, ईंधन आपूर्ति, मिसाइल तकनीक और सैन्य समन्वय में अहम भूमिका निभाई। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड रणनीति कहा, यानी अमेरिका सामने कम दिखने लेकिन पीछे से अभियान को समर्थन देता रहा। नाटो की बमबारी के बाद गद्दाफी की सेना कमजोर होने लगी और धीरे धीरे जो विद्रोही गुट हैं वो आगे बढ़ते गए और राजधानी त्रिपोली में भी उनका कब्जा बढ़ते गया। देखते देखते गद्दाफी के जो सत्ता के प्रमुख सेंटर थे वो ढहते चले गए और गद्दाफी वहां से फरार हो गए। गद्दाफी पकड़े गए 20 अक्टूबर 2011 को अपने गृह राज्य में, जहां पर विद्रोहियों ने उन्हें मार डाला। अमेरिका और नाटो देशों ने कहा है कि उनका उद्देश्य केवल नागरिकों की रक्षा करना था, लेकिन कई विशेषज्ञों और आलोचकों का मानना है कि यह वास्तव में रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन का अभियान था। आलोचकों का कहना है कि पश्चिम देशों ने विद्रोहियों को अप्रत्यक्ष समर्थन देकर गद्दाफी सरकार को गिराने में मदद की। अमेरिका की जो मंशा थी वो पूरी हो गई। लीबिया में भले ही इस वक्त दो गुट हैं, लेकिन अमेरिका जो चाहता था वह उसमें कामयाब हुआ। लीबिया एक कमजोर मुल्क बन गया। और अब उसके पास ना तो न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने की हिम्मत है। चर्चा यही है कि अमेरिका ईरान के साथ ऐसी भी प्लानिंग कर रहा है जिसमें ईरान का यूरेनियम हासिल करना है, लेकिन ईरान लीबिया में बहुत अंतर है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि गद्दाफी की परमाणु महत्वाकांक्षाएं प्रारंभिक अवस्था में थी और बाहर से लाई गई थी, जबकि ईरान का कार्यक्रम सुस्थापित और विदेशी है। ईरान एटम बम के टेस्ट के बेहद ही करीब है। लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी ने जब अमेरिका ने इराक के ऊपर आक्रमण किया तो उससे डरकर और अपने देश के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा लगाए गए क्रिपलिंग सैंक्शंस से बचने के लिए अपना यूरेनियम और न्यूक्लियर मटेरियल अमेरिका को दे दिया था। ऐसा ही यूक्रेन ने भी किया था। जब यूएसएसआर का फ्रेगमेंटेशन हुआ था तो उसने अपने न्यूक्लियर हथियार दे दिए थे, लेकिन ईरान इसमें फंसने वाला नहीं है। कारण ये है कि लीबिया के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो एक इम्पोर्टेड प्रोग्राम था, जबकि ईरान के अंदर ये इंडिजिनस प्रोग्राम है। पूरी की पूरी न्यूक्लियर साइकिल में ईरान के साइंटिस्ट को दक्षता हासिल है। दरअसल ईरान को लेकर पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही है कि ईरान या तो न्यूक्लियर हथियार बना चुका है या फिर वो हथियार बनाने के बहुत नजदीक है। क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर संवर्धन को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। आईएए के निदेशक राफेल ग्रॉसी को लगता है कि ईरान के पास कुछ गुणवत्ता का यूरेनियम है, उसका अधिकांश हिस्सा इस्फहान में मौजूद है। आईएए की मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% शुद्धता का 408 किलोग्राम प्रोसेस्ड यूरेनियम है। अगर ये शुद्धता 90% के करीब हो जाएगी तो ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। जाहिर है ये रिपोर्ट ट्रंप को डराती है, इजराइल को परेशान भी करती है। रिपोर्ट्स बताती हैं और ईरान जो दावा करता है कि उसके मुताबिक ईरान के पास फिलहाल कोई परमाणु बम नहीं है।
लेकिन उसके पास इतना संवर्धित यूरेनियम जमा हो चुका है कि वह बहुत कम समय में 10 से 11 परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है। यही बात अमेरिका और इजराइल दोनों को परेशान करती है। हालांकि ईरान बार बार न्यूक्लियर टेस्ट की बात को नकारता आ रहा है। हम वार्ता के लिए तैयार हैं, जैसे हमने अपने शहीद सर्वोच्च नेता के समय भी ये मुद्दा उठाया था। हम अब भी दुनिया को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम परमाणु हथियार नहीं चाहते हैं। हम क्षेत्र में अस्थिरता नहीं चाहते हैं। क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने वाली ताकत इजराइल है, जो ग्रेटर इजराइल योजना का पीछा कर रहा है और क्षेत्र में युद्ध, अस्थिरता और विभाजन को बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीकों से साजिश कर रहा है। ईरान की मंशा क्लियर है, वो यूरेनियम को किसी भी हालात में अमेरिका या फिर किसी और देश को सौंपने वाला नहीं है। जाहिर है ईरान ने 40 दिनों की जंग में अमेरिका और उसके सहयोगियों की ताकत को भांप लिया है। भले ईरान का 40 दिन के जंग में नुकसान हुआ हो, लेकिन उसने अमेरिका और उसके मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों को भी दिन में तारे दिखा दिए थे। लिहाजा अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका अब ऑपरेशन करने के बारे में सोचता है तो उसे जमीन पर उतरना होगा, जो बेहद ही जोखिम भरा होगा। इसमें अमेरिकी सैनिकों की जान जाएगी। लिहाजा ईरान पर ऑपरेशन इतना आसान नहीं होगा और ना ही लीबिया वाला मॉडल ईरान पर लागू हो पाएगा, क्योंकि ईरान लीबिया नहीं है और उसने 40 दिन के जंग में अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को ये बता दिया है। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।